हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर हिंदी वर्णमाला आती है उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हमने एक पार्ट इसका और बना रखा है, आज ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बी, जिन वर्णों का उच्चारण केवल व्यंजन से होता है वे स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण मात्रा से होता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण आधा होता है वे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड भी देता है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यंजन की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों का उच्चारण बिना सहायता के होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाक से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण मात्रा से नहीं होता वे व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क व्यंजन अगर है क, तो ये स्वर से मिलकर बना है। अगर सिर्फ इसमें से स्वर निकाल दें तो इस पर हलंत लग जाएगा ऐसे। तो ये पूरा का नहीं होगा, सिर्फ का इस तरह से बोलेगा। अगर स्वर लगा देते हैं तो क, आधा का और प्लस अ, तब ये पूरा का बनता है। तब इसे क इस तरह से बोलते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। व्यंजनों की संख्या के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो वही टोटल संख्या मूल व्यंजनों की कितनी हो गई? 33। वर्णों के
उच्चारण करने की चेष्टा या कोशिश या प्रयत्न कह लीजिए, प्रयत्न को क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो इसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसे प्रयत्न कहा जाता है। उच्चारण एग्जाम में ऐसे पूछता है कि उच्चारण करने की चेष्टा या अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो क्या क्या कहा जाता है? प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर, आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर 5। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के अनुसार प्रयत्न मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वही जो हमने बताया कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होंगे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि 3 आभ्यंतर प्रयत्न है और 1 आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, उसे आप पहचानिए। तो ऑप्शन ए स्पृष्ट, ऑप्शन बी ईषत् स्पृष्ट, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी समृद्ध। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? अभी हमने ऊपर बताया 5। कौन कौन से? एक तो स्पृष्ट हो गया और दूसरा ईषत् स्पृष्ट हो गया, तीसरा विवृत होता है, विवृत हो गया, चौथा ईषत् विवृत हो गया, ईषत् विवृत। ईषत् विवृत हो गया और 5वां समृद्ध हो गया। ये 5वां हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी। ये कौन सा है? ये घोष है। ये घोष जो है ऑप्शन सी, ये बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, प्रकार के नहीं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होगी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यह आभ्यंतर नहीं, ये बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है? तो अभी हमने बताया कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो विवार, संवार होगा, श्वास भी होगा, नाद भी होगा,
स्पृष्ट नहीं होगा। स्पृष्ट ये अभ्यंतर प्रयत्न में आ जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ाया अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और ये स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है। अगला क्वेश्चन है, क से लेकर म तक के वर्णों को किस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए ईषत् स्पृष्ट, ऑप्शन बी विवृत, ऑप्शन सी स्पृष्ट, ऑप्शन डी संवृत। क से लेकर म तक के वर्ण क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं 25 वर्ण होते हैं, इन्हें स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, य र ल अंतस्थ वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो ऑप्शन ए है ईषत् स्पृष्ट, ऑप्शन बी है ईषत् विवृत, ऑप्शन सी है स्पृष्ट, ऑप्शन डी है संवृत। तो ईषत् स्पृष्ट का मतलब होता है, ईषत् मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट मतलब होता है छुआ हुआ। ईषत् विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, और स्पृष्ट का मतलब होता है छुआ हुआ, और संवृत का मतलब होता है ढका हुआ। तो यह लव ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न में आएगा। अभ्यंतर प्रयत्न के भाग ईषत् स्पृष्ट में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स ख स ह किस श्रेणी में आएगा? विवृत में आएगा, ईषत् विवृत में आएगा, स्पृष्ट में आएगा, ईषत् स्पृष्ट में आएगा। तो स ख स ह जो ये ऊष्म वर्ण भी कहे जाते हैं, इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, और ये ईषत् विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के ईषत् विवृत में आते हैं। और स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क से लेकर म तक। अगला क्वेश्चन है, सभी स्वर को अच भी कहते हैं। सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? संवृत होता है, स्पृष्ट होता है, विवृत होता है, ईषत् विवृत होता है। तो सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। विवृत में सभी स्वर आ जाते हैं, केवल अवर्ण ह्रस्व अ, बड़ा वाला आ नहीं। कौन से विशेष प्रयत्न में आएगा? स्पृष्ट में आएगा, ईषत् स्पृष्ट में आएगा, संवृत में आएगा, विवृत में आएगा। तो अ जो है संवृत में आएगा। संवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो ह्रस्व वाला अ संवृत में आएगा, और बड़ा वाला आ जो है वो विवृत में आता है। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अगला क्वेश्चन है, ह वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है या वर्ण है? तो ऑप्शन ए घोष है, अल्प प्राण है, ऑप्शन बी अघोष है, अल्प प्राण है, ऑप्शन सी घोष है, महाप्राण है, ऑप्शन डी अघोष है, महाप्राण है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष
सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उसके अलावा ह। ये घोष वर्णों में आते हैं। तो ह कौन सा वर्ण हो गया? घोष वर्ण हो गया। तो घोष, ये जिसमें घोष है वो वाला ऑप्शन लगा देते हैं, और जिसमें अघोष है उसे काट देते हैं। ये कट गया, ये कट गया। अब दो ऑप्शन बचा कि ह अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो चलिए अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। अल्प प्राण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण है पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। और महाप्राण कौन कौन से हैं? दूसरे और चौथे वर्ण। लेकिन यह तो वर्ग में आता नहीं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इन सभी वर्गों में आता नहीं। इसके अलावा अल्प प्राण और कौन कौन से हैं? अल्प प्राण है य, र, ल, व। य, र, ल, व। और महाप्राण और कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन स, ख, स है। स, ख, स, ह। तो ह जो है महाप्राण है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? घोष तो था है, लेकिन अब महाप्राण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन ए कट जाएगा क्योंकि घोष के साथ अल्प प्राण दिया गया है, तो अल्प प्राण है नहीं। तो चलिए हम स, ख, स हिंदी वर्णमाला के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी अल्प प्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। तो स, ख, स ये अघोष में आते हैं, सघोष में नहीं, या घोष में नहीं। घोष वर्ण को और क्या कहते हैं? सघोष, सघोष। सघोष कौन कौन से हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा। उसके अलावा स, ख, स, ख, स। ह नहीं रहेगा, ह घोष वर्ण है क्योंकि इसमें घोषत्व है। और स, ख, स इसलिए है क्योंकि इसमें अ अधिक बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे। मात्रा रहित स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी अ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्वर है दिए गए ऑप्शन में
जिसकी मात्रा नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हिंदी में टोटल 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ की एक खड़ी पाई मात्रा होती है। उसके बाद छोटी ई की होती है। उसके बाद बड़ी ई की होती है। उसके बाद ऊ की होती है। उसके बाद छोटा ऊ का। उसके बाद बड़ा ऊ का। उसके बाद री की होती है। उसके बाद ए की होती है। उसके बाद ऐ की होती है। उसके बाद ओ की होती है। उसके बाद औ की होती है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी मात्राएं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मात्राएं हो गई। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। और अंग और अ जो है वो स्वरों में काउंट नहीं होते, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। अंग और अ प्रचलित स्वर है, अर्थात ऐसा कौन सा स्वर है जो हिंदी वर्णमाला में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ए। तो लरी जो है ये हिंदी का नहीं संस्कृत भाषा का स्वर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या है? ऑप्शन ए व्यंजनों के प्रकार, ऑप्शन बी स्वरों के बाह्य प्रयत्न, ऑप्शन डी संधि के भेद, ऑप्शन सी संधि के भेद, ऑप्शन डी समास के नियम। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। प्रयत्न के आधार पर अभी हमने ऊपर बताया कि वर्ण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में हमने बताया था कि विवार, संवार, श्वास, नाक, घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 11 जो है वो बाह्य प्रयत्न है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो हैं ये स्वर होते हैं, इसमें व्यंजन नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, वही बोल रहा है कि ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। अ ई उ रील री को किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल उदात्त, ऑप्शन बी केवल अनुदात्त, ऑप्शन सी केवल स्वरित और ऑप्शन डी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों। तो अभी हमने ऊपर बताया कि स्वर जो हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।